सुमन आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 9 से 12 के आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए बेहद उपयोगी ये यूट्यूब चैनल है। इस पर हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, इस तरह का जितना भी सब्जेक्ट है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में निश्चित रूप से प्रश्न वहाँ से देखने के लिए मिलता है उसको लेकर आते रहते हैं। तो आज इसी क्रम में हम लोग हिस्ट्री के वैसे प्रश्न लाए हैं जो पिछले कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। उस प्रश्न के साथ साथ में हम आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रश्न भी उसमें बताएंगे ताकि आने वाले दिनों में एग्जाम में बैठेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रश्न का सही उत्तर करके आ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना। देखिए सवाल जो दिया गया है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो से संबंधित सवाल है कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं कि ये मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है और इस मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ है वो 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया है। और ये जो मोहनजोदड़ो है इसी मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। सिंधी भाषा में इसको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार देखने के लिए मिला है कि मृतकों का टीला इनमें से किसे कहते हैं। तब हम लोग क्या आंसर करेंगे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। एक सवाल और ध्यान रखिएगा, ये जो मोहनजोदड़ो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का, यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं, इधर थोड़ा ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो है ये मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो अभी हम लोग पढ़े हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। इसी में एक प्रश्न आएगा, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, भारत में सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल। तब इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राखीगढ़ी। तो ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। वहीं पर अगर प्रश्न पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल तब हम लोग आंसर क्या करेंगे? राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। तो दोनों अलग अलग प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए प्रश्न जो पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसी मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। वर्तमान समय में ये जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और इस हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो। वहीं पर ध्यान रखिएगा भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा राज्य के अंदर स्थित है। एक सवाल और ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता, ये जो हड़प्पा सभ्यता इसी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? ये भी प्रश्न आता है कि पहला स्थल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल जो था वो था हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। इस हड़प्पा का खोज 1921 में किसके द्वारा किया गया था? दयाराम सहनी के द्वारा। दयाराम सहनी के द्वारा ये हड़प्पा की खोज की गई थी। और ये हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी ध्यान रखिएगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को।
सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? तो वो है हड़प्पा, जिसका खोज 1922 में दयाराम सहनी ने किया था। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर है। ये किस देश के अंदर है? वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर में है हड़प्पा, जिसका खोज 1922 में दयाराम सहनी के द्वारा। नदी की बात करेगा तो रावी नदी। और ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था। इसका खोज 1921, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा का खोज कब हुआ था? 1921 में। और मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 में। तो ये मोहनजोदड़ो से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। और साथ ही साथ ये जो प्रश्न पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये सिंधु नदी देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महावीर ने पहला उपदेश जो दिया था वो राजगिरी में दिया था। और राजगिरी देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राजगीर इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी राजगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी के बारे में बात करें तो ये जो महावीर स्वामी है जैन धर्म का 24वें वो अंतिम तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के अंतिम वो 24वें तीर्थंकर हुए। कौन? तो ये महावीर स्वामी, यानी जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से कि अंतिम वो 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में। देखिए ये वैशाली का कुंडग्राम है और एक जो है कुंडल वन है। ये जो कुंडल वन है, ये कुंडल वन जम्मू कश्मीर में है। और इस कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। इसको भी ध्यान रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कहाँ पर? ये हुआ था कुंडल वन में। और ये कुंडल वन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। वैसे यहाँ अगर महावीर स्वामी से रिलेटेड सवाल आए कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तब हम लोग आंसर करेंगे 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ पर है? वैशाली में। इसी में एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, सबसे पहले तो ये समझिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक साथ ही साथ पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? संस्थापक बोले या प्रथम तीर्थंकर बोले, वो कौन थे? ऋषभदेव। यानी जैन धर्म में कुल मिला के कितने तीर्थंकर हुए? तो हम लोगों को ध्यान रखना है, कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। और पहले वो संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। इसी तरह से 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। अब हम लोग बात कर लेते हैं जैन धर्म के संस्थापक। तो पढ़ लिए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे, वास्तविक रूप से जैन धर्म को आगे लेकर गया, तो वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ पर? वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली ये बिहार के अंदर है और यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है कुंडग्राम, जहाँ पर कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। इसको भी ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वो था वर्धमान। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनके पिता जो थे वो जात्रिक कुल के थे।
इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था, जो किस कुल के थे? जात्रिक कुल के थे। महावीर के माता का नाम था त्रिशला, इसको भी ध्यान रखिएगा। महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला। और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व राजगीर के यानी राजगृह के पावापुरी में हो गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था? राजगीर के पावापुरी में। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया जैन धर्म से संबंधित या महावीर स्वामी से संबंधित। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो थोड़ा ये समझिए, सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी, ये बात करें ना महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी शुरुआत में पेशे से एक वकील थे। पेशे से क्या थे? वकील। इन्होंने वकालत की पढ़ाई करी थी और इसी वकालत के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। और ये इन्हीं का एक दोस्त था जिसका नाम है सेठ अब्दुल्ला। इनके दोस्त का क्या नाम था? सेठ अब्दुल्ला। और इसी सेठ अब्दुल्ला की वकालत के सिलसिले से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। उसके बाद इनका लगातार आना जाना रहा दक्षिण अफ्रीका से। और गांधी जी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से जो भारत वापस आए थे वो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस आ गए। इसके बाद कभी दक्षिण अफ्रीका वापस वकालत के सिलसिले से नहीं गए थे। तो हमेशा के लिए जो दक्षिण अफ्रीका से गांधी वापस आते हैं 9 जनवरी को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, ये ध्यान रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तब हम लोग आंसर क्या करेंगे? 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस कब आते हैं? तब हम लोग आंसर करेंगे क्या? 9 जनवरी 1915 को। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस आते हैं तो सबसे पहले वो मिलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले से। किनसे मिलते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले से। और गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को कहा कि आप पूरे भारत का भ्रमण कीजिए और इस भ्रमण करने के क्रम में अपना मुंह बंद रखना है, आंख और कान खुला रखना। इन्हीं के कहने पर गांधी जी पूरे भारत का भ्रमण किए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर भारत में यहाँ के लोगों पर अंग्रेज सरकार के द्वारा किस तरह से अत्याचार किया जा रहा था। इस तरह से गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हुए वो हुए गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। एक सवाल यहाँ पर और याद रखिएगा, ये जो गोपाल कृष्ण गोखले है, इस गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो थे वो थे महादेव गोविंद रानाडे यानी MG रानाडे। तो 2 सवाल बनेगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हुए? गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा सवाल जो बनेगा, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे महादेव गोविंद रानाडे यानी MG रानाडे। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से भी कई सवाल बनेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। सवाल बनेगा इस तरह से कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका वकालत के सिलसिले से कब गए थे? तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? 1893 में। हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? 9 जनवरी 1915 को। एक सवाल बनेगा कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तब हम लोग आंसर करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। जब संविधान का निर्माण किया जाता है तो इस संविधान सभा के लिए अध्यक्ष बनाए गए थे। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन ए में ही है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा समझिए कि संविधान
का जो निर्माण किया गया था, तो इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक हुई थी। और इस बैठक में जो सबसे बुजुर्ग थे, जिसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, इनको संविधान सभा के निर्माण के लिए वो अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। वो अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसको ध्यान रखना है। संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक कब होती है, तब हम लोग आंसर क्या करेंगे, 9 दिसंबर 1946 को। और इसी 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण के लिए सबसे जो बुजुर्ग उस समय थे सदस्य में, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। इसी के बाद अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक होती है, तो इस बैठक में अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है, अस्थाई अध्यक्ष। और जो अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है, अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। कब, तो 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान निर्माण के लिए दूसरी बैठक हुई थी। इसी दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्माण के लिए अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थाई अध्यक्ष बोले या केवल अध्यक्ष पूछे, तब हम लोग आंसर क्या करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न बेहद ही आसान सा सवाल है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें से एक जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। वैसे थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन हम लोग कर लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि वर्तमान समय में जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इसको ध्यान रखिएगा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान समय में देश के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति। अब एक सवाल यहाँ पर आ रहा है कि द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, तो निश्चित रूप से ही देश की पहली महिला राष्ट्रपति रही होगी। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा, देश की पहली महिला राष्ट्रपति, देश की पहली महिला राष्ट्रपति। तब जो हम लोग आंसर करेंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। जबकि वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू जो देश के राष्ट्रपति हैं, ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। साथ ही साथ एक सवाल और बनेगा, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, ये भी ध्यान रखिएगा। आदिवासी महिला राष्ट्रपति, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो ये कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न हो गया। देखिए अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में पूछा गया है, चंपारण सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया? चंपारण सत्याग्रह ये हुआ कब था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ ये गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था।
और देखिए ऑप्शन डी में है महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? 1917 में। ये चंपारण जो है ये कहाँ पर है? तो बिहार के अंदर है। कहाँ पर है चंपारण? बिहार में। बिहार में चंपारण के किसानों से नील की खेती ज़बरदस्ती कराई जाती थी। किसकी खेती? नील की खेती कराई जाती थी। इसी को तीन कठिया पद्धति भी कहते हैं, यानी 20 में से 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, इसीलिए इसको तीन कठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इसी नील की खेती करने के विरोध में यहाँ के किसानों में बहुत ज़्यादा अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध का भावना था। इसी के नेतृत्व में गांधी के द्वारा शुरू किया जाता है चंपारण सत्याग्रह। और ये कब किया जाता है? 1917 में। और इस तरह से गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह। गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह। भारत में किया गया पहला सत्याग्रह। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सत्याग्रह, ध्यान रखिएगा। गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था। कब था? 1917 में। और ये जो सत्याग्रह किए गांधी ने, तो ये सत्याग्रह सफल भी रहा। और इस सफलता के बाद गांधी को महात्मा की उपाधि दिया। गांधी को महात्मा की उपाधि दिया। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तब आंसर कीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहकर सबसे पहले पुकारा था। कब? जब गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया और चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ, इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, गांधी को महात्मा सर्वप्रथम किसने कहा? तब हम लोग क्या करेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। कब कहा था? जब गांधी ने 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह किया और ये चंपारण सत्याग्रह सफल सत्याग्रह रहा। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी का उपाधि दिया था। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया गया, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? इसी तालीकोटा का युद्ध का अन्य नाम है राक्षसी तगड़ी का युद्ध। राक्षसी तगड़ी का युद्ध, राक्षसी तगड़ी युद्ध, इसी का अन्य नाम क्या है? राक्षसी तगड़ी युद्ध। राक्षसी तगड़ी युद्ध जो हुआ था ये 1565 में हुआ था। 1565 देखिए ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1565 में तालीकोटा का युद्ध या इसी का अन्य नाम है राक्षसी तगड़ी का युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। यहाँ पे बढ़िया प्रश्न बनेगा, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया किस युद्ध के बाद? तो तालीकोटा युद्ध के बाद। तालीकोटा युद्ध का ही अन्य नाम क्या है? राक्षसी तगड़ी का युद्ध, जो कि 1565 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ही पूछ दिया गया है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। प्रश्न क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 1336 में होती है। और 1336 देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया था। और इस विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? वो हुआ करती थी हम्पी। और ये हम्पी किस नदी के किनारे है? यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसको भी ध्यान रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया। कब किया? 1336 में किया। और इसी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। इसमें और भी थोड़ा एक्स्ट्रा प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा। राजधानी कहाँ थी? हम्पी। किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। और वर्तमान समय की बात करें तो ये वर्तमान समय हम्पी कहाँ पर है? तो कर्नाटक राज्य के अंदर।
कर्नाटक में ये वर्तमान समय में हम्पी है। और इस विजयनगर साम्राज्य में मुख्य रूप से 4 प्रमुख शासक हुए, वंश हुए। एक है संगम वंश, सुलूब वंश, तुलुब वंश और आरवीडू वंश। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य के अंदर में कुल कितने वंश हुए, तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, कुल मिला के 4 वंश हुए। कौन कौन? संगम वंश हुए, सुलूब वंश हुए, तुलुब वंश हुए और आरवीडू वंश हुए। ये चारों ही वंश विजयनगर साम्राज्य के अंदर थे। एक सवाल और बनेगा, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक में से एक थे जिसका नाम है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, ध्यान रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य में सभी शासकों में से एक महानतम शासक थे जिसका नाम है कृष्णदेव राय। और इसी कृष्णदेव राय का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, रचना है, जिसका नाम है अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा, माल्यदा। ये कितनी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि अमुक्त माल्यदा नामक ग्रंथ या अमुक्त माल्यदा किसकी रचना है, तब हम लोग आंसर क्या करेंगे, कृष्णदेव राय। इसी कृष्णदेव राय के दरबार में एक दरबारी कवि थे जिसका नाम था तेनालीरामन। तेनालीरामन, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। कृष्णदेव राय के दरबारी कवि कौन थे? तेनालीरामन। कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया एक प्रमुख ग्रंथ, इसकी रचना है क्या है, अमुक्त माल्यदा। तो ये प्रश्न हम लोग पढ़ लिए। विजयनगर साम्राज्य का जो अंत हुआ, विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध के बाद हुआ था, जो कि 1556 में हुआ था। 1565 में, और 1565 में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध का नाम था राक्षसी तगड़ी का युद्ध, या इसी को बोला जाता है तालीकोटा का युद्ध। राक्षसी तगड़ी या तालीकोटा युद्ध के बाद इस विजयनगर साम्राज्य का अंत होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा गया, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया। अगर बात किया जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में। और दिल्ली देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। और इस मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। तो दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, तब हम लोग आंसर क्या करेंगे, दिल्ली। और जब आप लोग से प्रश्न पूछा जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है, तब हम लोग आंसर करेंगे अजमेर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है, रेहला के लेखक कौन है? एक प्रसिद्ध ग्रंथ है रेहला, और ये रेहला के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, रेहला के लेखक है इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता। इब्न बतूता देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा बात कर लेते हैं, इब्न बतूता भारत में जो आए थे वो मोरक्को से आए थे। भारत में कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। और इसी इब्न बतूता का यात्रा का वृत्तांत है, इनके यात्रा के बारे में लिखा गया किसके अंदर में? रेहला नामक ग्रंथ के अंदर। इब्न बतूता भारत में जो आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत में किसके समय में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1333 में भारत में आए थे। कब आए थे? 1333 में। कहाँ से आए थे? मोरक्को से। और यहाँ पर उन्होंने अपने यात्रा का वृत्तांत लिखा था। एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है रेहला। और यह रेहला किस भाषा में लिखा गया था? ये भी ध्यान रखिएगा, अरबी भाषा में, क्योंकि ये भी एग्जाम में देखने के लिए मिला है कि रेहला किस भाषा में लिखा गया था। तब हम लोग आंसर क्या करेंगे? अरबी भाषा में। तो देखिए यहाँ एक्स्ट्रा प्रश्न भी बना, रेहला के लेखक कौन हुए? इब्न बतूता हुए, सीधा आंसर। इब्न बतूता किस देश से आए थे, यानी कहाँ का यात्री था? तब हम लोग आंसर करेंगे मोरक्को का यात्री था। किसके समय में भारत आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे। और यहाँ पर कब आए थे? किस वर्ष? तो 1333 ईस्वी में ये भारत आए थे। और इन्होंने, इब्न बतूता ने रेहला नामक प्रसिद्ध यात्रा का वृत्तांत लिखा था, वो किस भाषा में लिखा था? अब हम लोग आंसर करेंगे अरबी भाषा में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हिस्ट्री का, क्लास 12 हिस्ट्री का।
और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। तो आज की छोटी सी जानकारी के लिए इतना ही। अगली जानकारी में, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।